बीएससी पार्ट तृतीय के अंदर हम घूर्णन स्पेक्ट्रम ले रहे थे और उस घूर्णन स्पेक्ट्रम में हम यहाँ तक घूर्णन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा रेखाओं की आवृत्ति तथा चयन नियम या सिलेक्शन रूल हमने यहाँ तक ले रखा था, जिसमें सिलेक्शन डेल्टा जे इक्वल टू ±1 अनुमत संक्रमण को दर्शाता है और इसके अलावा सभी संक्रमण फॉरबिडन या वर्जित प्रकृति के होते हैं। यहाँ तक हम प्रक्रिया ले चुके हैं, जिसमें अनुमत संक्रमण और वर्जित संक्रमण के उदाहरण भी हमने ले रखे थे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि संक्रमण J से J+1 की ओर अर्थात निम्न से उच्च स्तर की ओर हो रहा है तो उसकी घूर्णन आवृत्ति या तरंग संख्या के रूप में निम्न प्रकार दी जाती है। तरंग संख्या में संक्रमण या आवृत्ति को हम J से J+1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग संख्या EJ बार को हम EJ बार से EJ+1 बार के रूप में संक्रमण दर्शाते हैं। तरंग संख्या का संक्रमण हम इस रूप में लिख सकते हैं, चूंकि दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य के तरंग संख्या अंतर के रूप में हम इसको दर्शाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा E बार J से J+1 के लिए, और इसे हम ज्ञात करते हैं उच्च ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या E बार J+1 में से E बार J को घटा करके, इसे हम समीकरण नंबर कहते हैं 1। घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या निम्न सूत्र से दी जाती है, जिसमें EJ बार इक्वल टू BJ J+1 होता है। ये हम पहले व्युत्पन्न कर चुके हैं, जहाँ पर B घूर्णन स्थिरांक को दर्शाता है और J घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, तथा उच्च ऊर्जा स्तर J+1 के लिए तरंग संख्या E बार J+1 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें J J+1 के रूप में है, अर्थात ऊपर वाले संबंध में J की जगह J+1 रख दिया जाए तो E बार J+1 इक्वल टू हो जाएगा B इंटू J+1 इंटू J+1 की जगह J+1+1 सरल किया जाए तो ये हो जाएगा B इंटू J+1 इंटू J+2। मान समीकरण 1 में रख दिए जाए तो उनमें अंतराल या संक्रमण ऊर्जा के मध्य का अंतर या तरंग संख्या अंतराल डेल्टा E बार J से J+1 के लिए यह मान आ जाएगा B J+1 इंटू J+2 माइनस BJ J+1। इसमें से B J+1 कॉमन आ जाए तो पीछे बचेगा J+2 माइनस J, जिसमें से J कटेगा तो पीछे बचेगा 2, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2B इंटू J+1। यहाँ पर पूरा समीकरण या पूरा संक्रमण प्रदर्शित होगा। डेल्टा E बार J से J+1 के लिए मान हो जाएगा 2B इंटू J+1, जहाँ पर दिया गया J उस ऊर्जा स्तर को दर्शाता है जहाँ से संक्रमण प्रारंभ होता है, और यहाँ पर यह J निम्न ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम J से J+1 में संक्रमण ले रहे हैं। इसलिए बाकायदा इसको ध्यान रखें कि इस संबंध को तभी लागू किया जा सकता है जब किसी भी दिए गए संक्रमण में J का मान निम्न घूर्णन स्तर को प्रदर्शित करेगा, तभी समीकरण 2 लागू होगा। अर्थात यदि संक्रमण 0 से 1 में हो रहा है तो J 0 होगा, यदि संक्रमण 1 से 2 में हो रहा है तो J 1 होगा, यदि संक्रमण 5 to 6 हो रहा है तो J यहाँ पर 5 को प्रदर्शित करेगा, अर्थात निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। J+0 से J+1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण अगर हो तो यहाँ पर J निम्न ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करेगा, तो J की जगह रखें 0 तो मान आ जाएगा 2B। यह संक्रमण स्पेक्ट्रम के प्रथम रेखा को दर्शाता है, अर्थात J0 से J1 में संक्रमण जब होगा तो प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होगी। ये तो संक्रमण दिया गया है, और अगर स्पेक्ट्रम है तो उसमें एक रेखा प्राप्त होगी और यह प्रथम संक्रमण रेखा को दर्शाती है। अगर J बराबर 1 से J बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है तो
उपयुक्त सूत्र में जे के स्थान पर आपको निम्न ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या अर्थात जे का मान 1 रखना है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 4b। इसी तरीके से 2 से 3 में संक्रमण 6b। इसी तरीके से तीसरे से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण 8b के रूप में या 8b के बराबर होता है। घूर्णन क्वांटीकृत स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या या आवृत्ति के मानों से स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य अंतराल 2b रहता है। पहली स्पेक्ट्रम रेखा 2b पे, दूसरी 4b पे, तीसरी 6b पे, चौथी 4b पे। इसका मतलब सभी स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल 2b रहता है। अर्थात क्वांटीकृत रूप में इसको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं। प्रथम घूर्णन 0 घूर्णन स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 तक दे रखे हैं और इसमें से पहले संक्रमण में पहले घूर्णन स्तर से दूसरे में 2b का, फिर 4b का, 6b का, 8b का ये अंतराल है। इतनी ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। क्योंकि यहाँ हम निम्न से उच्च स्तर की ओर जा रहे हैं अर्थात इतनी ऊर्जा का अवशोषण होगा और अवशोषित ऊर्जा के स्थान पर एक स्पेक्ट्रम रेखा बनेगी। तो प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा बनेगी 2b के तुल्य, तो 2b हो गई। दूसरी बनेगी 4b के तुल्य, तीसरी होगी 6b के तुल्य। इसी तरीके से 8b, 10b, 12b, 14b इस तरीके से लाइनें बनेगी और इन सभी लाइनों के मध्य का अंतराल 2b का है। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम समानांतर रेखाओं युक्त एक रेखीय स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। यह चित्र घूर्णन स्पेक्ट्रम को दर्शाता है जिनकी रेखाओं के मध्य समान अंतर है अर्थात 2p का अंतर रहता है। और यह समीकरण या यह स्पेक्ट्रम जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं यह दृढ़ घूर्णक के लिए है। यह वास्तविक अणु को दृढ़ घूर्णक मानकर ज्ञात किया जाए तब इस मान के रूप में या इस संरचना के रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चयन नियम के अनुसार डेल्टा ई बार 2b तथा डेल्टा जे +-1 के अतिरिक्त सभी संक्रमण वर्जित होते हैं। जैसा कि हम पहले ले चुके हैं कि घूर्णन संक्रमण में चयन नियम जो हमने प्रदर्शित किया था उसके अनुसार डेल्टा ई बार का मान अर्थात संक्रमण तरंग संख्या अंतराल 2b निश्चित रहेगा और डेल्टा जी +-1 ही अनुमत है। इसके अलावा सभी वर्जित संक्रमण होते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाएं निश्चित अंतराल 2b पर बनी होती है। जैसा कि हमने अपने चित्र में देख रखा है कि स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं 2b, 4b, 6b, 8b इनके मध्य का अंतराल 2b ही रहता है। अब हम प्रदर्शित कर रहे हैं स्पेक्ट्रम तीव्रता। स्पेक्ट्रम तीव्रता में स्पेक्ट्रम लाइनों की स्थिति समीकरण डेल्टा ई बार जे से j+1 = 2b × j+1 के द्वारा ज्ञात की जाती है। इस स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता का मतलब है कि स्पेक्ट्रम रेखा बनने पर कितनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर तीव्रता ज़्यादा है तो स्पष्टता अधिक होगी और तीव्रता कम है तो स्पष्टता कम होगी। और इस तरीके से स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर कर रही है। उसमें पहला है अणुओं की आबादी। अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता अणुओं की संख्या के या उनकी आबादी के समानुपाती होती है। लेकिन शर्त यह है एक ही प्रकार के अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ती है। यदि J = 0 ऊर्जा स्तर पर अणुओं की संख्या n 0 है तो किसी भी ऊर्जा स्तर J में अणुओं की संख्या nj को वितरण नियमानुसार निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं और ये हो जाएगा nj = n0 × e⁻⁻ej/kT। इस सूत्र के द्वारा हम वितरण नियम के अनुसार अणुओं की आबादी या उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है ऊर्जा स्तरों की समभ्रष्टता की संभावना या डीजेनरेसी। समान ऊर्जा स्तर पर प्रदर्शित करने वाले
या समान ऊर्जा स्तर के घूर्णन प्रदर्शित करने वाले अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उनकी स्पेक्ट्रम तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए 1000 अणुओं की घूर्णन स्तर 2 प्रदर्शित करते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, अर्थात 1000 अणु द्वितीय घूर्णन स्तर में उपस्थित है और एक साथ 1000 अणु द्वितीय घूर्णन स्तर से तृतीय घूर्णन स्तर में संक्रमित होते हैं, तो इसकी तीव्रता अर्थात स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बहुत अधिक होगी। और चूंकि हम 2 से 3 में जा रहे हैं तो 6B की लाइन बहुत स्पष्ट रूप से निर्मित होती है। ऊर्जा स्तरों की संप्रस्थता की संभावना यदि डीजेनरेसी की प्रोबेबिलिटी। घूर्णन करते हुए द्विपरमाणु अणुओं का कोणीय संवेग निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। ये हम पहले ले चुके हैं, जहाँ जे घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जे के लिए कोणीय संवेग एल का मान 0 या h/2π का पूर्ण गुणक होता है, अतः जे इक्वल टू 2 हेतु एल के मान निम्न प्राप्त होंगे, अर्थात एल के मान 2j+1 के बराबर होंगे, अर्थात कुल मानों की संख्या होगी 5। और 5 मान हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, -2h/2π या h/π, -h/2π, 0h/2π और 2h/2π, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मान है। और जे के मान होंगे -2, -1, 0, +1 और +2। अतः जे के एक मान के लिए एल के 2j+1 मान संभव होते हैं। J2 के लिए एल के 5 समान ऊर्जा स्तर या संभ्रंश ऊर्जा स्तर संभव है, अतः इनकी स्पेक्ट्रल तीव्रता उच्च होगी। संभ्रंश ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता भी लगातार बढ़ती है। जे के उच्च मानों हेतु स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता उच्च होती है, क्योंकि संभ्रंश ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि संभ्रंश ऊर्जा स्तरों की संख्या या जे का मान बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रम तीव्रता का मान भी लगातार बढ़ेगा। अगर तुलना की जाए तो 4B स्पेक्ट्रम रेखा की तुलना में 12B स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता हमेशा अधिक होगी। तीसरा है स्पेक्ट्रम देने वाले पदार्थ की प्रकृति। उच्च अवशोषक पदार्थ की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता हमेशा घटती है, अतः ऐसा कोई भी अणु जो प्रयुक्त की गई अवरक्त विकिरणों का उच्च अवशोषण करता है तो उसके स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता हमेशा कम होगी। ठीक है, इसके बाद हम ले रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण। ये अलग सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।